circular ring of mass m and radius r। अच्छा, सर्क्यूलर रिंग मास m रेडियस r कह रहे हैं, इसका कोई थिकनेस का बात तो कर नहीं रहे हैं। तो ये सर्क्यूलर रिंग कैसा है, 1D या 2D? 1D। हाँ, तो ये 1D बॉडी है ना, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लिया। ये एक्सिस वर्ड जो हम यूज करते हैं एक सर्कल का, वो कौन सा लाइन होता है? हम लोग एक्सिस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का एक्सिस वाला जो लाइन है, कौन सा लाइन को एक्सिस ऑफ द सर्कल कहते हैं? द वन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। तो ये सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ठीक है। ये हो गया एक्सिस ऑफ द रिंग। तो रिंग का एक्सिस यानी कि हम जानते हैं पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस ऑफ द रिंग का मतलब पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यही तो मतलब होता है ना, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये हम लोग एक्सिस जो लाइन है उसका ज्योमेट्रिकल पोजीशन को डिफाइन कर लिया। अब जब इस एक्सिस के अबाउट हम ये सर्कुलर अरेंज मास को रोटेट कराएंगे, मान लो ये इस ऑर्डर पे रोटेट कर रहा है ना, तो पूरा का पूरा मास घूम रहा है, चाहे तुम उसको ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, जैसे घुमा, तो इसका एमआई क्या होगा? तो इसका सिंपल एमआई अबाउट इट्स एक्सिस, एक रिंग का खुद का एमआई अपने एक्सिस, वो हाँ सबका आर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओनली, ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम पूछोगे कैसे? तो कोई भी एलिमेंट पोर्शन लोगे ना, कोई भी एलिमेंट पोर्शन लोगे ऑफ लेंथ dl, तो उसका अवेलेबल डिस्टेंस एज अ रेडियस क्या होगा? आर ही होगा ना। तो उसका जो स्मॉल सेगमेंट का एम आई जो लिखोगे डी, तो क्या लिखोगे? dm इंटू आर स्क्वायर। और dm क्या होगा? dm होगा m डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 2 पाई आर, दैट इंटू अवेलेबल लेंथ dl इंटू आर स्क्वायर, ही ना होगा। एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिखोगे, m बाई लेंथ, m अवेलेबल इन टोटल लेंथ ऑफ रिंग क्या है? सरकमफरेंस लेंथ, दैट इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब ये आई एक्सिस जो है ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी आई एक्सिस, यानी कि इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन। तो इसमें हम एम आर बाई 2 पाई रखेंगे, एक आर कटेगा, और इंटीग्रेशन अब क्या होगा? डीएल। तो सभी एलिमेंट को जोड़ेंगे तो वापस 2 पाई आर, तो यानी कि ये एम आर बाई 2 पाई इंटू वापस 2 पाई आर, तो ये 2 पाई कट के एम आर स्क्वायर, इसीलिए इसको लिखते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो एम आई ऑफ a circular ring about it, that is about the line which is passing through center perpendicular to its plane, उसके अबाउट उसको रोटेट कराओ तो उसका एम आई होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब आते हैं इसी का, जैसे हम लोग प्रीवियस अरेंजमेंट में रॉड के केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखे, यहाँ हम लोग एक और नया थ्योरम सीखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो, ये तो सर्कुलर रिंग का एक केस हो गया कि उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या होगा। अब दूसरा केस पर डिस्कस करते हैं। मान लो ये सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग को एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है। ये है वो दो लाइन, ये दो लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है एंड दे आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल।
रिंग के प्लेन में ही, मतलब रिंग के प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बैठा दिया, दो जिनका इंटरसेक्शन सेंटर से है। तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से इसको डायमीटर कह सकते हैं, हाँ या ना? तो ये भी डायमीटर। तो सवाल ये है कि दो ऐसे लाइन जो रिंग में एज अ डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है, जबकि हम उसमें से एक लाइन के बारे में जान गए हैं, वो ये लाइन है। ये कौन सा लाइन है? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिस। तो ये है वो लाइन एज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और दो डायमीटर वो भी सेंटर से पास कर रहा है। तो यहाँ एक्सिस के अलावा दो और लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब नाउ वी आर गेटिंग एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो जब हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को लेके एक साथ बात करते हैं, तब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर जा सकते हैं। तो कमिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, किसी को आइडिया है? हाँ, आइडिया है क्या, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? तो देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इफ वी टेक थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई। तो अब अगर ये तभी लिख सकते हैं वेयर एक्स वाई एंड जेड आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू one common point x and y axis are lying on the x and y axis are lying on the plane of the body such that z-axis is perpendicular to the plane of the body समझ में आया? ये थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि वो एक ऐसा बॉडी हो जहां प्लेन सरफेस का बात हो, क्योंकि हमको तीन में से दो एक्सिस को प्लेन ऑफ द बॉडी में रखना है। ठीक है, ऐसा बॉडी जिसका प्लेन सरफेस अवेलेबल नहीं है, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे कि हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना, राइट सर्कुलर कोन, यानी ये सब वो बॉडी है जिसका कर्व्ड सरफेस है। तो जहां कर्व्ड सरफेस है
तो एक कर्व सरफेस में क्या तुम एक 2D प्लेन को बैठा सकते हो? नहीं बैठा सकते हो। हार्डली तुम एक कर्व सरफेस का किसी पॉइंट में 2D प्लेन को टच करा सकते हो। एक 2D प्लेन एक कर्व सरफेस को टच कर सकता है, एक 2D प्लेन एक कर्व सरफेस में बैठ नहीं सकता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना। तो हम ऐसे ही डायमेंशनल बॉडी में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, जहां हम एक प्लेन को उस बॉडी में बैठा सकेंगे। तो प्लेन, एक प्लेन दूसरा प्लेन पे ही जाके बैठेगा, एक प्लेन एक कर्व में कैसे जाके बैठेगा? तो दैट मीन्स द सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज perpendicular axis theorem is only applicable on plane surfaces of a dimensional body. क्लियर हुआ? तो हम इसका मतलब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो दिस implies that perpendicular axis theorem is applicable to those bodies having, समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो पहला कंडीशन है कि जब ये तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसमें से तीनों में से कोई भी दो प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा, तो ऑब्वियसली द थर्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी होगा। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो उन दोनों एक्सिस का एमआई का सम जो कि प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा, देयर सम विल ओनली बी इक्वल टू द एमआई अबाउट द थर्ड एक्सिस। अगर मान लो इस सेटअप में एक बॉडी को मैं वाईजेड प्लेन पे ले लिया, तो इन दैट केस एक्स एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तब फॉर्मूला हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। समझ में आया? जो दो एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा, उन दोनों एक्सिस के अबाउट एमआई का सम विल बी इक्वल टू एमआई अबाउट द थर्ड एक्सिस विच इज अपीयरिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। समझ में आया? क्लियर है? अब सोचो ये जो रिंग में मैंने एक एक्सिस और दो डायमीटर ड्रॉ किया, यहां ये जो मैंने सेटअप यहां दिखाया, दो डायमीटर और एक एक्सिस, इसमें डायमीटर्स आर दोस लाइंस, दे आर नॉट ओनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन। क्योंकि मैं दो डायमीटर, कोई भी दो डायमीटर ले सकता हूं, तो मेरे को ऐसा दो डायमीटर नहीं लेना है, मेरे को वही दो लेना है जो परपेंडिकुलर हो। तो आई कैन ऑलवेज टेक वन सेट ऑफ टू सच परपेंडिकुलर डायमीटर्स, दे आर पासिंग थ्रू सेंटर। और ये थर्ड लाइन जो है, इंपॉर्टेंटली ये वाला बात भी इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट ऑल पास थ्रू वन कॉमन पॉइंट। सिर्फ परपेंडिकुलर होने से ही नहीं होगा। मतलब दो परपेंडिकुलर है और थर्ड उस प्लेन से परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास नहीं किया, तब नहीं होगा। तीनों कनकरेंट होना चाहिए, ऑल थ्री मस्ट पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो एक्सिस, ज्योमेट्रिकली जो एक्सिस है वो डेफिनेटली थ्रू सेंटर ही पास करता है। तो क्या अब ये इस आई डायमीटर को अगर मैं आई एक्स, इस आई डायमीटर को अगर मैं अब आई वाई, और इस आई एक्सिस को अगर मैं आई जेड कह दूं, तो क्या मेरा बात सेटिस्फाई करेगा? तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई जो मैंने कहा था, ठीक है। तो यहां जो एक्स और वाई एक्सिस है वो दोनों डायमीटर है, और जो आई जेड है वो एक्सिस ऑफ द रिंग है। रिंग के एक्सिस के अबाउट एम आई तो मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां रिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं? कैन आई राइट डाउन आई एक्सिस इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर, लिख सकते हैं ना? आई एक्सिस इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर करके लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं आई एक्सिस
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डायमीटर, जहां हम आई डायमीटर को लिख सकते हैं हाफ ऑफ आई एक्सिस। हमारा आई एक्सिस का वैल्यू पता था एम आर स्क्वायर, तो यानी कि आई डायमीटर मेरे को क्या मिल गया, आई डायमीटर मिल गया एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी किसी भी रिंग को अगर उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करो, किसी भी सर्कुलर रिंग हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगर उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करो तो उसका एम आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसका एम आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लो अगर एक सर्कुलर रिंग को एक टेंजेंशियल लाइन के अबाउट अगर रोटेट करे, ये एक सर्कुलर रिंग है, ये एक टेंजेंट वाला लाइन है, ठीक है, ये एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट है ना ज्योमेट्री में, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो हाँ, तो अगर ये एक टेंजेंट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेंजेंट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट अगर मैं इस रिंग को, ये रिंग जिसका मास m है और रेडियस है, इसका एम आई क्या होगा, टेंजेंट के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो देखें अभी तक क्या सीखा। इफ वी रोटेट दिस सर्कुलर रिंग अबाउट द टेंजेंट एक्सिस ना, हाँ बोलो बोलो। सर पहले जो एक्सिस का है, जो एक्सिस का हम लोग निकाले उसी को पहले वो परपेंडिकुलर थ्योरम से वो डायमीटर का निकालेंगे और फिर पैरेलल थ्योरम से वो निकालेंगे। करेक्ट। तो ये डायमीटर हुआ, ठीक है ना, ये डायमीटर हुआ। तो डायमीटर भी कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ द रिंग, यानी उसको सीजी एक्सिस माना जा सकता है ना। हर वो लाइन को सीजी एक्सिस कह सकते हैं जो उस ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो डायमीटर इज ऑल्सो द वन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो वो हमारे लिए आईसीजी का मैंने क्या कहा था कि पैरेलल एक्सिस यूज करने के लिए मेरे को किसी भी एक्सिस के अबाउट एम आई ऑफ एनी डायमेंशनल बॉडी मिल सकता है, प्रोवाइडेड हमको उस डायमेंशनल बॉडी का एक करस्पॉन्डिंग सीडी एक्सिस का पहचान होना चाहिए जो रिक्वायर्ड एक्सिस से पैरेलल हो। तो टेंजेंट बीइंग अ लाइन दैट कैन ऑलवेज बी सेड टू बी पैरेलल विद डायमीटर, और डायमीटर खुद सेंटर से पास करता है, तो डायमीटर को आईसीजी माना ही जा सकता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिख सकता हूं ना, आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई डायमीटर। अब आई डायमीटर सीजी का काम करेगा, सो एम इनटू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। ये डायमीटर और टेंजेंट के बीच में जो पैरेलल सेपरेशन, जो सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आई टेंजेंट को लिख सकते हैं आई डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर। अब आई डायमीटर का वैल्यू मेरे को यहां मिल चुका है, आई डायमीटर का वैल्यू मिल चुका है, तो उसको यूज कर सकते हैं ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। ये दोनों आर एक होना चाहिए ना, तुम छोटा आर बड़ा आर से घबराना नहीं। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया सब मिला के, बढ़िया। तो एक रिंग का एक्सिस सीख लिया, डायमीटर सीख लिया, टेंजेंट भी सीख लिया।